गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमबीए फाइनल ईयर की क्लास में फर्स्ट पेपर में हमारा आज का टॉपिक है भारत की वर्तमान मौद्रिक एवं करेंसी व्यवस्था भाग 1। चूँकि अब तक हमने स्वर्णमान, रजतमान, द्विधातुमान, पत्र मुद्रामान सभी प्रकार की मौद्रिक व्यवस्थाओं का अध्ययन कर लिया है। अब हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन से काल में कौन कौन सी मौद्रिक व्यवस्थाएं प्रचलित रही हैं। भारत की मौद्रिक व्यवस्था अनेक प्रकार के परिवर्तनों से दौर से गुजरी है। सीधी सी बात है, ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत में शासन का जो प्रकार है वो एक समान नहीं रहा है। पहले इसमें हिंदू शासन करता थे, इसके बाद में मुग़ल आए, मुग़लों के बाद में ब्रिटिश शासन व्यवस्था आई। तो सभी ने अपने अपने अनुसार मौद्रिक व्यवस्था में परिवर्तन किया। अब हम इसका अध्ययन करते हैं। अगर हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो प्राचीन काल में भी मुद्रा का उपयोग होता रहा है। चूँकि जब वस्तु विनिमय प्रणाली को त्याग दिया गया तो उसके अवज में मुद्रा की एक नई प्रणाली का प्रचलन किया गया, और इसका जो प्रमाण है हमें वेद ग्रंथों, मनुस्मृति आदि में मिलता है। इसके अलावा जो खुदाई में जो सिक्के मिलते हैं और जो शिलालेख मिलते हैं उनसे भी इस बात की पुष्टि होती है कि भारत में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन अति प्राचीन काल से ही रहा है। अगर हम बात करें हिंदू काल में भारत में स्वर्ण एवं रजत की मुद्रा का चलन एवं उपयोग होता था। ठीक है, तो हिंदू काल की अगर हम बात करें तो ये काल आपके 1559 ईस्वा पूर्व की बात है। इसके आगे हम मुग़ल शासकों के समय भी सोने व चांदी के सिक्कों का प्रचलन होता था। इवन अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर ने सोने की मोहरें, चांदी के सिक्के एवं तांबे के सिक्के आदि का भी उपयोग किया। इनके तांबे के सिक्कों को जो नाम दिया जाता था वह है दाम। इनके जो सिक्के थे जो प्रचलित थे उनका नाम दिया जाता था, वह दाम कहलाते थे। आगे हम देखते हैं कि मुस्लिम शासकों में मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक रूप में प्रयोग किया। दक्षिण भारत में जब मुगल शासन स्थापित हुआ तो वहाँ सिक्कों का नया रूप पेगोड़ा प्रचलित किया था। तो इसमें विभाजित हो गया। मुगल शासन के पतन के बाद भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया और वहाँ के शासकों ने विभिन्न प्रकार व वजन के आकार के अनेक सोने, चांदी व तांबे आदि के सिक्के प्रचलित किए। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण तक अनेक प्रकार की धात्विक मुद्राएं प्रचलित थी, जिनमें कोई वैधानिक अनुपात निश्चित नहीं था। इस प्रकार से मौद्रिक व्यवस्था अस्त व्यस्त रही। इसका वर्णन हमें मैक्लॉय की किताब है, उनकी किताब का नाम है इंडिया करेंसी, जिसमें इस चीज़ का बहुत अच्छे से विवरण किया गया है। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की शासन व्यवस्था अपने हाथ में ली, उस समय देश में विभिन्न शुद्धता एवं वजन की 994 प्रकार की स्वर्ण रजत मुद्राएं प्रचलित थीं। बर्तन इन सिक्कों की शुद्धता एवं वजन के आधार पर सराफा एवं शाहूकारों द्वारा किया जाता था और आपसी लेन देन इस प्रकार काफ़ी असुविधाजनक रहा है। अब हम आगे की देखते हैं। ये प्राचीन काल के बाद में भारत में जो ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई उस समय भारत में किस प्रकार की मौद्रिक व्यवस्था रही। 1801 से 1835 तक की अगर हम मौद्रिक व्यवस्था की बात करें तो इस समय द्विधातुमान रहा। द्विधातुमान में स्वर्ण एवं रजत के सिक्के चलते थे, और ये द्विधातुमान ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया, और इसका मुख्य कारण था क्योंकि कंपनी को अपनी आय जमा करनी थी और व्यापार का संचालन करना था, और इनमें बाधा उत्पन्न हो रही थी। अतः इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए उन्होंने सोने व चांदी के सिक्के साथ साथ जारी किए, जिनका वैधानिक अनुपात, वजन और शुद्धता निश्चित किया गया। इस प्रकार बड़े ध्यान से द्विधातुमान लागू किया गया। लेकिन चूँकि बाद में जैसे मैंने आपको बताया ग्रेशम के नियम में कि अच्छी मुद्रा बाहर निकल जाती है बुरी मुद्रा के आने से, तो ऐसा ही हुआ। सोने के मूल्य बढ़ने की वजह से सोने के सिक्के बाहर होने लगे। ठीक है, और सोने के सिक्के लुप्त हो गए। अतः कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने द्विधातुमान के जरिए एक धातुमान अपनाने का निश्चय किया, और सबसे पहले इसमें मद्रास प्रेसिडेंसी ने सबसे पहले सोने के सिक्के की जगह चांदी का प्रमाणित सिक्का जारी किया, और इनका जो विनिमय अनुपात रखा गया वह रखा गया 15:1। ठीक है, इसके बाद में बम्बई प्रेसिडेंसी ने भी ये व्यवस्था लागू की। इस प्रकार
ये व्यवस्था लागू होते होते संपूर्ण भारत में 1835 तक दे धातु मान को त्याग दिया गया। यानी 1835 से पहले तक दे धातु मान था जिसमें स्वर्ण चांदी के सिक्के प्रचलन में थे। 1835 के बाद में यह यहाँ पर दे धातु मान का त्याग कर दिया गया और रजत मान की स्थापना की गई। आगे चलते हैं। 1835 से 1899 तक मौद्रिक व्यवस्था। इस समय रजत मान की स्थापना हो गई थी, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है अभी कि 1835 के बाद में रजत मान की स्थापना की गई। एक अधिनियम बनाया गया और अधिनियम का नाम है करेंसी अधिनियम 1835। इसके अंतर्गत स्वर्ण सिक्के की वैधानिकता समाप्त कर दी गई और एक धातुमान के रूप में रजत मान की स्थापना हुई। ठीक है, इस पे आप ये देखिए कि जनता की मांग के अनुरूप सोने की मोहरें अभी बन रही थी, यानी सिक्कों की ढलाई हो रही थी उस समय तक। अंत तक देखा जाए तो धीरे धीरे आप इस पे देखिए 1800 के लिए सरकारी खजानों को 15:1 की दर से स्वर्ण मोहरें लेने का अधिकार दिया गया। 1848 में ऑस्ट्रेलिया और कैलिफोर्निया में सोने की नई खानें मिलने से स्वर्ण का बाजार मूल्य घट गया, अतः सरकार के सामने पूर्व अनुपात पर भुगतान कठिन हो गया। ठीक है, अतः 1852 में 1841 की घोषणा डलहौजी के द्वारा रद्द कर दी गई। 1866 में मेन्सफील्ड आयोग की स्थापना हुई और इसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 5 और 10 रुपये के स्वर्ण सिक्के चालू किए। साथ ही रजत व कागजी मुद्रा भी जारी की गई। 1870 में चांदी के मूल्यों में भारी गिरावट आ गई, 1870 तक, है ना। फिर रजत मान का पतन। 1870 के बाद रजत के उत्पादन में वृद्धि होने से उसके मूल्य धीरे धीरे गिरने लगे। 1873 के पश्चात यूरोपीय देश जैसे कि जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क आदि में चांदी के सिक्कों का विमुद्रीकरण होने से चांदी के मूल्य निरंतर घटते गए। चांदी का मूल्य घटता हुआ काफ़ी कम हो गया और इस वजह से जो विनिमय दर थी वह भी काफ़ी कम हो गई थी। इससे सरकार को गृह व्यय यानी होम चार्जेस, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं, को चुकाना कठिन हो गया तथा आंतरिक मूल्य स्तर में वृद्धि 19% तक हो गई। ऐसे में इस असुविधा से बचने के लिए 1892 में इस समस्या का अध्ययन करने के लिए हर्शल कमेटी की स्थापना की गई, नियुक्ति की गई, जिसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए 1893 में एक और नया करेंसी अधिनियम पास किया गया, जिसमें दोनों प्रकार के सिक्कों का स्वतंत्र ढलाई समाप्त कर दी। केवल सरकार ही रजत सिक्के ढलवा सकती थी। रुपया सांकेतिक सिक्का बन गया। 1893 से 1898 तक की अवधि को संक्रमण काल कहा जा सकता है, जिसमें 1893 में रजत मान का परित्याग करने से रुपये का विनिमय मूल्य 1 शिलिंग 4 पैसे पहुंच गया। भारत में स्वर्णमान की स्थापना और स्थायी विनिमय दर की मांग जोर पकड़ती गई। अतः 1898 में फाउलर समिति की स्थापना नियुक्त की गई। 1898 से 1914 तक की मौद्रिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो यह समय स्वर्ण विनिमय मान का हो गया। रजत मान के परित्याग के बाद 1893 से 1898 के सस्तरई 1898 ने पूर्ण स्वर्णमान स्थापित करने की प्रार्थना की। अतः 1898 में फाउलर समिति की नियुक्ति की गई और उसकी सिफारिशों के आधार पर जो मौद्रिक मान स्थापित हुआ उसे स्वर्ण विनिमय मान कहा जाता है। इसकी विशेषता इस प्रकार थी। पहला, देश के भीतर स्वर्ण के सिक्कों का प्रचलन न था। सेकंड, देश के आंतरिक उपयोग के लिए रुपया सोने में परिवर्तनशील न था। थर्ड, केंद्र सरकार द्वारा निश्चित विनिमय दर पर देसी मुद्रा के बदले विदेशी विप्रेशों को सोने में भेजने की व्यवस्था थी। फोर्थ, विप्रेशों के सुरक्षित कोष का एक भाग इंग्लैंड में रखा गया। फिफ्थ, रुपये की विनिमय दर 1 शिलिंग 4 पैसे निर्धारित की गई। 1907 और 8 में फसलें खराब होने से आंतरिक मूल्यों में अत्यधिक उतार चढ़ाव रहा। ऐसे में सरकार को मुद्रा व्यवस्था में हस्तक्षेप करना पड़ा और इसकी मुद्रा व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से सरकार की आलोचना होने लग गई और इस आलोचना के कारण 1913 में चैम्बरलिन आयोग की स्थापना की गई, जिसमें देश में स्वर्ण विनिमय मान को जारी रखने तथा पत्र मुद्रा प्रणाली को अधिक लोचदार बनाने हेतु नोटों के आरक्षित भाग को 14 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ करने तथा विनिमय दर में स्थिरता के लिए गारंटी की सिफारिश की। ये सिफारिशें फरवरी 1914 में प्रकाशित हुई। जुलाई 1914 से प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने से आयोग की अधिकांश सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की जा सकी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 का मौद्रिक व्यवस्था पर प्रभाव एवं स्वर्ण विनिमय मान का पतन।
प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने तक स्वर्ण विनिमयमान चलता रहा, पर युद्ध के कारण ये आपके स्वर्ण विनिमयमान काफ़ी ज़्यादा नहीं, क्योंकि जनता का विश्वास मुद्रा से उठने लगा था। आगे, प्रथम युद्धोत्तर काल यानी 1919 से 1950 में मौद्रिक व्यवस्था। स्वर्ण विनिमयमान के परित्याग के बाद भी, जबकि युद्ध समाप्ति के बाद युद्धकालीन कठिनाइयां बनी रही, भारत में विदेशों से भारी मात्रा में निर्यात से विनिमय दर में भारी परिवर्तन हुए। 1919 में बेबिंगटन स्मिथ समिति कमिटीज़ के नाम आप थोड़े से ध्यान रखिएगा, ये कंपटीशन एग्जाम्स में आगे आपके काम आते रहेंगे, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पूछा ये नहीं जाएगा कि कमेटी ने क्या किया, लेकिन ये ज़रूर से पूछा जाए कि कौन से सन में कौन सी कमेटी बनाई गई। जिसे 1919 में बेबिंगटन स्मिथ समिति की नियुक्ति की गई, जिसे भारतीय चलन पद्धति और विनिमय पद्धति, युद्ध प्रभावों की जांच, चलन की मात्रा में हेरफेर तथा स्वर्ण विनिमयमान की स्थिरता के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया। इस समिति की बहुमत सिफारिशों को 1920 में स्वीकार कर 1 रुपये की विनिमय दर 1 रुपये बराबर 2 शीलिंग पर विधिग्राह घोषित कर दिया गया। इससे व्यापार संतुलन विपक्ष में हो गया और इससे भारतीय व्यापारी वर्ग को हानि उठानी पड़ी। इस प्रकार 1919 से 1925 की जो मौद्रिक व्यवस्था रही वह काफ़ी उथल पुथल वाली रही। पत्र मुद्रा निर्गमन में बेबिंगटन स्मिथ समिति की सिफारिशों के आधार पर 1919 में आनुपातिक कोष प्रणाली अपनाई गई, जिसके अनुसार नोटों के पीछे 50% स्वर्ण या रजत कोष तथा 50% सरकारी प्रतिभूतियाँ, कोषागार विपत्र, स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ रखी जा सकती थी। युद्धोपरांत काल अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अस्थिरता और युद्धकालीन अर्थव्यवस्था शांतिकालीन अर्थव्यवस्था में बदल रही थी। 1925 तक युद्ध जर्जरित अर्थव्यवस्था का काफ़ी उद्धार हो चुका था, अतः भारत में नई परिस्थितियों के अनुकूल मौद्रिक व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई। 1925 से 1931 तक की मौद्रिक व्यवस्था। हिल्टन यंग आयोग, स्वर्ण पटमान की स्थापना एवं परित्याग। सन 1925 में सरकार ने भारतीय मुद्रा व्यवस्था को परिस्थितियों के अनुकूल करने के लिए हिल्टन यंग की अध्यक्षता में एक शाही आयोग का गठन किया, जिसने सिफारिश दी, पहला, स्वर्ण विनिमयमान प्रणाली की जांच करने तथा देश में उचित एवं स्थिर मुद्रा प्रणाली की सिफारिश की। सेकंड, मुद्रा एवं बैंकिंग पद्धति में समन्वय तथा केंद्रीय बैंक की स्थापना के बारे में सुझाव देने। थर्ड, भारतीय रुपये की विदेशी विनिमय दर के बारे में सुझाव देना। मैंने इसे ये जो कार्य दिया गया था उनको ये 3 कार्य दिए गए थे। हिल्टन यंग आयोग ने भारत की तत्कालीन मुद्रा प्रणाली में जटिलता, लोच के अभाव, स्वचालकता का अभाव, कोषों के दोहरेपन, ब्रिटेन पर निर्भरता, मुद्रा तथा साख नियंत्रण के विभाजित उत्तरदायित्व आदि दोषों की ओर ध्यान आकर्षित कर 1926 में अपनी रिपोर्ट दी और ये रिपोर्ट में इन्होंने निम्न सिफारिश दी। पहला, स्वर्ण पाठमान ग्रहण करना। हिल्टन यंग आयोग ने भारत में स्वर्ण पाठमान ग्रहण करने की सिफारिश की। सेकंड, प्रचलन में कागजी नोट तथा चांदी का सिक्का रहने की बात कही। नेक्स्ट, मुद्रा के मूल्य में स्थायित्व के लिए कागजी मुद्रा को स्वर्ण में परिवर्तित रखा जाएगा। नेक्स्ट, इसके लिए भारत सरकार द्वारा निश्चित दर पर किसी भी सीमा तक 400 औंस वाली सोने की छड़ों को खरीदने बेचने की तत्परता रहेगी। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, विनिमय दर 18 पैसे। काफ़ी वाद विवाद के बाद भी कमीशन ने रुपये की विनिमय दर 1 रुपये 18 पैसे पर स्थिर रखने की सिफारिश की। इसमें पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास विनिमय दर इसको 16 पैसे रखने के पक्ष में थे। नेक्स्ट, केंद्रीय बैंक की स्थापना। इन्होंने केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया, इस कारण 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। आनुपातिक कोष पद्धति। इन्होंने आनुपातिक कोष पद्धति इन्होंने विश्वास आश्रित निर्गमन प्रणाली के स्थान पर आनुपातिक कोष प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की। नेक्स्ट है स्वर्ण तथा पत्र मुद्रा चलन कोषों का संयुक्तिकरण। 1925 से पहले स्वर्ण कोष तथा पत्र मुद्रा कोष अलग अलग रहने की प्रथा थी। इसमें दोहरे कोषों के दोषों को समाप्त करने के लिए दोनों कोषों को मिलाकर एक करने की सिफारिश की और सुझाव दिया कि चलन कोष में स्वर्ण तथा स्वर्ण प्रतिभूतियाँ प्रचलित मुद्रा की मात्रा का 40% से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, 1 रुपये के नोटों को केंद्रीय बैंक द्वारा पुनः निर्गमन की सिफारिश की गई। इनकी सभी सिफारिशों को स्वीकार कर कार्य रूप में परिणत करने के लिए स्वर्ण पाठमान अपना लिया गया। ठीक है, स्वर्ण पाठमान अपनाने के बाद में
1927 और 28 के वर्ष में आर्थिक स्थिरता रही, संतुलन रहा, लेकिन 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आ गई। इस मंदी की वजह से इसका प्रभाव क्या रहा कि सबसे पहले 21 सितंबर 1931 में इंग्लैंड द्वारा स्वर्णमान का परित्याग किया गया। इसके बाद में 25 सितंबर 1931 को रुपये में स्वर्ण की परिवर्तनशीलता भारत में भी समाप्त कर दी गई। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1931 में स्वर्ण पाठमान का पतन हो गया। भारत का मौद्रिक मान स्वर्ण पाठमान तो नहीं रहा, ना ही विनिमय मान भी नहीं रह पाया। ना स्वर्ण पाठमान रहा, ना स्वर्ण विनिमय मान रह पाया। नेक्स्ट आगे 1931 से 1947 तक मौद्रिक व्यवस्था। भारत में स्टर्लिंग विनिमय मान की व्यवस्था व क्रियान्वयन। स्वर्ण पाठमान के त्याग से भारत का मौद्रिक मान 1931 में केवल स्टर्लिंग विनिमय मान रह गया। स्वर्णमान के परित्याग करने का तत्काल परिणाम ये हुआ कि स्वर्ण में स्टर्लिंग और रुपयों की कीमत गिरी, अतः विनिमय नियंत्रण अपनाया गया। 1931 व 1938 के बीच रुपया व स्टर्लिंग विनिमय दर में काफ़ी अस्थिरता रही। 1938 के मध्य तक लगभग 350 करोड़ रुपए मूल्य का सोना निर्यात हुआ। रिजर्व बैंक की स्थापना। 6 अगस्त 1934 को भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित कर 8 अप्रैल 1935, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये हर एग्जाम में पूछा गया है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई है, आप भी ध्यान रखिएगा ये। तो इसकी स्थापना 8 अप्रैल 1935 को हुई। इससे मुद्रा चलन पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। परिवर्तन कौन कौन से हुए आरबीआई की स्थापना के बाद में? पहला परिवर्तन, नोटों के निर्गमन का एकमात्र अधिकार रिजर्व बैंक को सौंप दिया गया। नेक्स्ट, मौद्रिक व्यवस्था में पहली बार साख नियंत्रण व मुद्रा संचालन दोनों कार्य एक संस्था के हाथ में आ गए। नेक्स्ट, पत्र मुद्रा चलन कोष, स्वर्ण कोष तथा अधिकोषण कोष तीनों का केंद्रीकरण हो गया। नेक्स्ट, जो रुपये की विनिमय दर का प्रबंध इस संस्था के अंतर्गत हो गया। नेक्स्ट, आनुपातिक नोट निर्गमन प्रणाली में 40 करोड़ रुपए न्यूनतम स्वर्ण कोष की व्यवस्था की गई। यानी न्यूनतम स्वर्ण कोष जो रखना है वो है 40%, जो भी आप रकम निकाल पा रहे हैं। द्वितीय महायुद्ध में मौद्रिक प्रणाली। द्वितीय महायुद्ध के आरंभ होते ही जनता का पत्र मुद्रा से विश्वास घटने से कागजी नोटों को चांदी के सिक्के में बदलने की प्रवृत्ति बढ़ी। चांदी के सिक्कों की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए 26 जुलाई और 23 दिसंबर 1940 के अध्यादेशों में से क्रमशः अठन्नी और रुपये में चांदी की शुद्धता को 11/12 से घटाकर 1/2 कर दिया गया। अतः ग्रेशम के नियम को लागू होने से रोकने के लिए एक आदेश द्वारा विक्टोरिया के रुपये व अठन्नी सरकारी खजाने में जमा कराए तथा जॉर्ज पंचम तथा षष्ठम की मुहर वाले रुपये व अठन्नियाँ भी विमुद्रित घोषित कर दी गई। इस प्रकार भारतीय रुपये को इस काल में संपूर्ण निकृष्टीकरण से मात्र सांकेतिक मुद्रा बना दिया। 1 रुपये और 2 रुपये के नोटों का प्रकाशन किया गया। रेजगारी के भारी अभाव को दूर करने के लिए रेजगारी की बड़ी मात्रा में टंकन किया गया और देश में तेजी से मुद्रा का विस्तार किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1931 से मार्च 1947 तक भारतीय मुद्रा प्रणाली स्टर्लिंग विनिमय मान पर आधारित रही, यानी स्वर्ण विनिमय मान पर नहीं, स्वर्ण पाठमान पर नहीं, ये स्टर्लिंग विनिमय मान पर आधारित रही। आगे, द्वितीय युद्धोत्तर काल में मौद्रिक व्यवस्था, यानी 1947 से 1956 में क्या हुआ? 1947 इसमें स्टर्लिंग विनिमय मान का त्याग कर दिया गया तथा स्वर्ण समता मान की व्यवस्था की गई। और इनमें जो परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं भारतीय मौद्रिक व्यवस्था में, वो है, इसका हम अध्ययन करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है बड़े नोटों का विमुद्रीकरण। देश में चोर बाजारी और सट्टे पे रोक लगाने के लिए 1 जनवरी 1947 को एक आदेश द्वारा 500, 1000, 5000, 10,000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया गया। नेक्स्ट, स्वर्ण समता मान की स्थापना। 1 मार्च 1947 को भारत IMF का सदस्य बना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप कंपटीशन में काफ़ी आता है ये। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बन गया। उसकी सदस्यता से भारत में स्टर्लिंग विनिमय मान का अंत हुआ और उसके स्थान पर स्वर्ण समता मान की स्थापना हुई। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इस तरह भारत में एक नए स्वतंत्र मुद्रा मान प्रारंभ हुआ। भारतीय रुपये का स्वर्ण में मूल्य 0.268601 रेन सोना तथा डॉलर के रूप में 30.225 सेंट रखा गया। आगे है इसमें इस प्रकार के रुपये का संबंध सभी देशों की विदेशी मुद्रा से जुड़ गया।
नेक्स्ट है भारत पाक विभाजन। विभाजन में जो विभाजन से भारतीय मुद्रा का भारत और पाकिस्तान के बीच 13 और 3 के अनुपात में बंटवारा हुआ। भारतीय नोट पाकिस्तान में 30 सितंबर 1947 तक वैधानिक रूप से प्रचलित रहे और 1 अक्टूबर तक पाकिस्तान ने रिजर्व बैंक के नोटों को स्वीकार किया। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया RBI का 8 जनवरी 1949 को और तथा अंशधारियों को 100% 100 रुपये के शेयर के बदले 118 रुपये 10 आने नकद चुकाने की व्यवस्था की गई, जिसमें 100 रुपये के लिए 3% ब्याज दर के सरकारी बॉन्ड तथा 18 रुपये 10 आने नकद चुकाने थे। राष्ट्रीयकरण के साथ ही बैंक संबंधी नियमों में भी परिवर्तन आया। रिजर्व बैंक का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंध जुड़ने जाने से रुपये के बदले में कोष के विधान अनुसार कोई भी विदेशी मुद्रा खरीदी या बेची जा सकती है। नेक्स्ट है पौंड पावना ऋणों का भुगतान। विभिन्न समझौतों के द्वारा पौंड पावना ऋणों के भुगतान की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन। 18 सितंबर 1949 को भारतीय रुपये का 30.5% अवमूल्यन कर दिया गया। इससे भारतीय रुपये का स्वर्ण में मूल्य घटकर 0.1866621 ग्रेन सोना तथा डॉलर के रूप में केवल 21 सेंट रह गया। उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक को समझ आया होगा। धन्यवाद।